तो मैं सबसे पहले भाई अनिल त्रिपाठी जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज विज्ञान संचार सामाजिक उपयोगिता के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनके सहयोगियों का, जिन्होंने इस प्रकार का मंच तैयार किया है और एक विज्ञान संचारकों का समूह प्रारंभ किया गया है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी साधना रही है। पूरे देश में विज्ञान संचार को लेकर के तमाम कार्यशालाएं हुई हैं, बहुत चर्चाएं हुई हैं। दरअसल समाज के अंदर नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है और जानकारी ही बचाव है। आज भांति भांति के बीमारियों के आक्रमण होने की चेतावनियां दी जा रही हैं। उनसे बचाव की जानकारी होना और नॉलेजफुल होना व्यक्ति का बहुत आवश्यक है। और इसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आपके ज्ञान की वृद्धि तभी होगी जब आप निरंतर जिज्ञासु रहेंगे। ये आज की बात नहीं है, वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं और हमारा पूरा का पूरा पुराण साहित्य प्रश्न और उत्तरों से भरा हुआ है और उन प्रश्नों के माध्यम से जिज्ञासा और उत्तर के माध्यम से जिज्ञासा शांत करके ज्ञानवर्धन किया गया है। ये पुरानी परंपरा है। जब से भाषा का चलन आया है समाज में, तब से निरंतर संचार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाषा के पहले संचार नहीं था। संचार पक्षियों में भी है, संचार पशुओं में भी है, संचार सब में है। और बिना संचार के हम रह नहीं सकते, बिना संचार के हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस संचार को ग्रहण करने के लिए कि आपके अंदर लोगों की जिज्ञासाएं शांत करने की शक्ति आए, उसके लिए आपको जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक है। जब आप जिज्ञासु होंगे तब आप अध्ययन करेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे उसके बाद मनन करेंगे, मनन करने के बाद जब आप समाज को कोई भी चीज देंगे वो हमेशा ग्रहणीय होगी। जब हम जिज्ञासा की बात करते हैं तो हम आपको बचपन में ले चलेंगे। ईश्वर ने जहां हर घर में बच्चे हैं, बच्चे आप खिलाते हैं, दादा दादी नाना नानी, आप देखिए कि गोद में वो प्रश्नों की झड़ी लगाता है। वह प्रश्नों की झड़ी इस बात का द्योतक है कि उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। यह उनके सामाजिक दायित्व हैं उनके परिवार के कि उस बच्चों की जिज्ञासाओं को वो शांत करें। जितनी ही जिज्ञासाओं को आप शांत करेंगे, बच्चा उतना ही प्रतिभावान होगा। एक सवाल आता है अक्सर मैं परिवारों में जब जाता हूं कि बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया है। भाई, बच्चा जिद्दी होता नहीं है, बच्चे को जिद्दी किया जाता है। बचपन में चाहे संपन्न परिवार हो या मध्यम परिवार हो या गरीब भी हो, वो बच्चों को खिलौना लाके देके अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। वस्तुतः केवल खिलौने से बच्चा शांत नहीं होता। उसको चाहिए माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का साथ, उनकी गोद। और जो बच्चे ज्यादातर लोगों के साथ में रहते हैं तो आप ये देख के चलिए कि वो जिद्दी नहीं होते हैं। उनको खिलौने नहीं चाहिए, उनको चाहिए आपका समय। और दूसरी बात, जब आप देखते हैं कि वो दो भाई बहन होने वाले हैं, उदरस्थ एक शिशु है, आप अगर उसको शुरू से समझा देते हैं, धीरे धीरे उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं कि तुम्हारा एक भाई या बहन आने वाला है और तुम आज जो एक चीज खा रहे हो कल उसको हिस्से करके खिलाना पड़ेगा, ये अगर आप उसकी मनोभावों को समझ करके उसे समझाते हैं तो बच्चा स्वतः ही उसको देने लगेगा। झगड़े आज छोटे छोटे बच्चों में बहुत मैं देखता हूं। उसके पीछे कारण है कि माँ बाप को इतना समय नहीं है। यह सब हमको ज्ञानार्जन, जिज्ञासा शांत करने पर ही मिलती है और उसके बाद ही हम कुछ आगे कदम उठा सकते हैं ताकि इस प्रकार की परेशानियां ना आए।
बच्चों में जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को जब हम और आगे चलते हैं तो हम उनमें कुछ बहुत सी चीजें गलत परोस देते हैं। मसलन आप देखिए कि कहा गया है कि मोबाइल बच्चे के हाथ में नहीं जाना चाहिए, हम दे देते हैं। दो महीना 3 महीने के बच्चों को हमने देखा है परिवारों में मोबाइल पकड़ा देते हैं। दूसरा, टीवी के जो दृश्य नहीं देखने चाहिए वो बचपन में पलना में पड़ा हुआ बालक और बालिकाएं देख रही हैं। उससे जो संस्कार बन रहे हैं, वो जो हम उनको संचार दे रहे हैं, संचार से जो संस्कार बन रहे हैं, उस संस्कारों से ही हमारा समाज बन रहा है। और आज समाज की जो दशा और दुर्दशा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो संचारित होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग 100 वर्ष के पहले के इतिहास को देखें, जब सब लोग स्वस्थ हुआ करते थे, समृद्ध भी हुआ करते थे, भाईचारा भी बहुत अच्छा था। लेकिन आज हमारे संचार में कुछ विकृतियां आ गई हैं। हमने कुछ इस प्रकार से संचारित करना प्रारंभ कर दिया है कि आज जो वैज्ञानिक उन्नति और प्रगति जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो तकनीकी विकास हुआ है, उस तकनीकी विकास ने हमारे समाज में जहां सुविधाएं परोसी हैं वहां असुविधाओं को भी हमारे साथ में दूसरे हाथ में दे दिया है। आज हमारे शहरों के मानक यंत्र लग गए हैं कि कितना प्रदूषण है। प्रश्न केवल यंत्र लगने से नहीं है, वह प्रदूषण के कारक क्या हैं, उनके निवारक तत्व क्या हैं, यही वैज्ञानिक संचार है। जो प्रगति हुई है, जिस प्रकार की प्रगति हुई है, और उस प्रगति में जो जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक आपको संदेश देते हैं, लैबों से बहुत सी चीजें निकलती हैं, लेकिन क्या समाज के लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग उनका अनुपालन कराते हैं? इसके लिए समाज का जागरूक होना बहुत जरूरी है, और यही संचार का मुख्य धर्म है कि वो आपको जागरूक करे। सोते हुए समाज को संचार जागृत नहीं कर सकता। जागृत समाज में ऊर्जा संचार के द्वारा भरी जा सकती है। मसलन हमारे यहां यंत्रीकरण बहुत तेजी से बढ़ा, और उस बढ़ते हुए यंत्रीकरण ने हमारे जल स्रोतों को किस प्रकार से गंदा किया, प्रदूषित किया। उनके निवारण के तौर तरीके साइंस ने संचारित किए हैं, वो भले लैबों में रखे हों, उनको ला करके लोगों के पास तक लाना, यही विज्ञान संचार है। और इसके लिए हमें योग्यतम लोगों की फौज चाहिए। आज हमारे देश के अंदर खाद्य श्रृंखला पूरी की पूरी प्रदूषित है, और ये पूरा का पूरा एक दुष्चक्र है कि हम जब खाद्य श्रृंखला को प्रदूषित कर देंगे तो बीमारों की फौज बढ़ेगी, और उस प्रकार से जो फार्मा का माफिया है वो अनगिनत मात्रा में मतलब अकूत संपत्ति की उनकी जो कामनाएं हैं वो तभी पूरी होगी जब हमारी संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रदूषित हो जाएगी, और वो आज हो रहा है। इसको रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने तो बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन शासन और प्रशासन और समाज, पत्रकारिता, प्रबुद्ध लोग जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक खाद्य श्रृंखला हमारी ठीक नहीं होने वाली है। आज हम भरपूर रासायनिक खादों का उपयोग खेतों में करके हमने पूरी के पूरी कृषि की जो मित्र सेना है उसको समाप्त कर दिया, और जो शत्रु सेना है उसको बलवती कर दिया। हमेशा कहा गया कृषि के लिए कि हमें मित्र कीटों की आवश्यकता है। हमेशा कहा गया कि शत्रु कीटों के लिए हमको जैविक आधार पर उनका समापन करना चाहिए, रासायनिक आधारों पर नहीं करना चाहिए। यह संचारित है, लेकिन अनुगमन नहीं है। इस अनुगमन करने के लिए जो संचार की आवश्यकता है, और वो संचार ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको लोगों तक ले जाने के लिए एक लेखकों की फौज चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत सी वर्कशॉप आयोजित की गई पूरे हिंदुस्तान में, और बहुत से लेखक उससे निकले हैं, और वो अपनी स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन उस कार्य को निरंतर और बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। हमारे जब पौराणिक साहित्य रचा गया उस समय शैक्षिक स्तर बहुत कम था,
लिहाजा इस प्रकार की छोटी छोटी सी कहानी और छोटे छोटे से कथानक उसमें दिए गए ताकि लोग जागरूक हों और लोगों के अंदर जागरूकता आए। वह भी अपने किस्म का एक विज्ञान संचार था। और आज भी जो लैब से प्रयोगों के द्वारा निकल रहा है वह भी विज्ञान संचार है। हमारी सामाजिक उपयोगिता यह है कि जो नित्य नए अनुसंधान होने के बाद जो तकनीकी आ रही हैं, उन तकनीकियों से क्या क्या प्रदूषण होना है, किस किस प्रकार की समस्याएं समाज में आना है, उनके निवारण के उपाय जो वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, उनको हमें तत्काल अनुपालन करने के लिए संचार करने की आवश्यकता है। और वही वैज्ञानिक संचार है। हमारी नदियां प्रदूषित हैं, हमारा वनीकरण घट रहा है, हमारा ग्लोबल जो तापमान है, वैश्विक तापमान है, वो बढ़ रहा है, खतरे निरंतर चले आ रहे हैं, लेकिन हम बेभूल हैं। और ऐसा नहीं कि इन खतरों को पहले से वैज्ञानिकों ने, विद्वज्जनों ने सचेत नहीं किया है, सचेत किया है, पर उस सचेतन के प्रति हम कितने जागरूक हैं। जागरूकता के लिए एकजुटता की आवश्यकता होगी, वैचारिक आंदोलन की आवश्यकता है, वही सही संचार है। अन्यथा हम निरंतर और निरंतर पूरी वैश्विक मानव समुदाय वो खतरे की जोन में निरंतर चला जा रहा है। ऐसा विकास किस काम का जो पूरी मानव सभ्यता के लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा हो। आंकड़े हैं, हम सूत्र रूप में बात कर रहे हैं, सूत्र वाक्य हैं कि आंकड़े हैं। उन आंकड़ों में जाइए, ऐसे विद्वान लोगों की आवश्यकता है, उन आंकड़ों में जाएं और परोसें। अगर बड़े समाचार पत्र नहीं छापते हैं, बड़े दूरदर्शन आपको नहीं करते हैं, तो आपको छोटे छोटे समूहों में जाकर के विभिन्न माध्यमों से जागृत करने की आवश्यकता है, संचारित करने की आवश्यकता है, और बहुत सी चीजों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। हम आज बहुत आभारी हैं उन धार्मिक मान्यताओं के, जिन धार्मिक मान्यताओं ने आज भी हमको कुछ करने से रोका है। अगर हमारे पूर्वजों ने पीपल के महत्व को धर्म के आधार से न जोड़ा होता, न संचारित किया होता, तो क्या आज जिस प्रकार से अन्य प्रजातियां चली गई हैं वनस्पतियों में, क्या पीपल रह पाता? अगर तुलसी की महत्ता को धर्म के आधार पर न जोड़ा गया होता, तो क्या तुलसी आज आंगन में होती? अगर गंगा की पवित्रता को, गंगा को मां का दर्जा देकर के हम लोगों की श्रद्धा ना उकेरी गई होती, तो गंगा देखने को भी मिलती क्या? सरस्वती जैसी लुप्त नहीं हो जाती? इसी प्रकार गाय को प्रतिपादित किया है। ये जो भारतीय चतुष्टय हैं, इनकी आवश्यकता मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है, उसके पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। यह भी एक संचार है, उस जमाने का संचार है जो आज भी हमको उसके प्रति श्रद्धान्वित करता है। इस प्रकार के सूत्र लाने की आवश्यकता है, इस प्रकार की मानसिकता को विकसित करने की आवश्यकता है। आज विकास की अंधी दौड़ में, जिनको हम हाईवे के शिलान्यास और हाईवे के शिलापट और हाईवे को प्रगति का एक मानदंड मान रहे हैं, मैं प्रश्न करना चाहता हूं, क्या भारतीय जनमानस इतना कमजोर हो गया है कि वो कोई दूसरी रास्ता नहीं निकाल सकता था? कितने असंख्य पेड़ कटे हैं। अभी कोरोना काल में हमने किस प्रकार के ऑक्सीजन के संकट को झेला है, और उसके बावजूद भी ये हाईवे असंख्य पेड़ों को काट करके कुछ लोगों की तिजोरियों को भरने के उपक्रम में लगे हुए हैं। क्या यह संभव नहीं था कि बीच के रास्ते को मजबूत करके पेड़ों को इस तरफ और उस तरफ हम हाईवे बनाते? वह पूरी की पूरी वनस्पतियां, वो पूरे के पूरे पेड़ बचे रहते। क्या किसी भी बड़े समाचार पत्र ने या किसी भी चैनल ने इन चीजों को उठाया है? आज वो चीजें उठाई जा रही हैं जिनमें आर्थिक लाभ हो। आज हम सब छोड़ करके उपयोगिता के युग में आ गए हैं कि कौन हमारे लिए उपयोगी है। आज अगर घर का पिता भी नहीं कमाता है, तो लोगों ने उनके प्रति भी उपेक्षित होने का रवैया अपना लिया है। ये दुखद है। हम मातृभव, पितृभव, देवो भव सब कहते रहे, लेकिन आज अगर पिता और माता आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं हैं, तो हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं।
और यही जो प्रवृत्ति है, उपयोगितावाद की जो प्रवृत्ति है, जो ये संचारित हो गई है, ऐसे संचरण को रोक करके हमें अपने सही संचारों की ओर जाना पड़ेगा। तब जाकर के हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती माता आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन आपकी लालच को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। आज समाज लालची हो गया है, और जो यह लालची समाज है, यह लालची समाज की वजह से प्रकृति संतुलन लड़खड़ा रहा है। खनिज का उत्खनन, समुद्र के अंदर उसका तेल और अन्य उसके लिए जो हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, मथ रहे हैं, उनके आर्थिक लाभ के लिए, बड़े बड़े घरानों के लिए, इससे जो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जो हजारों साल हमारे पूर्वजों ने प्रकृति संतुलन और प्रकृति संरक्षण और प्रकृति के श्रृंगार में लगा दिए, पीढ़ियां की पीढ़ी लग गई, तब जाकर के भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा गया था। विश्व गुरु ऐसे नहीं था। विश्व गुरु के प्रति जो उस समय गुरुकुल थे, उस समय का जो पर्यावरण था, उस समय का जो अनुभव के आधारित ज्ञान था, और उस समय जो सबसे बड़ी बात थी कि हमारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भाषा पूरे देश की एक लिंक लैंग्वेज थी, संपर्क भाषा थी। आज हम त्रिभाषा फार्मूला में अपनी पूरी प्रगति, पूरी जनरेशन बच्चे को अंग्रेजी के रटाने में लगा देते हैं। अगर वही ज्ञान वो मातृभाषा में सीख ले। चाइना ने जब चित्रलिपि के माध्यम से विज्ञान में विश्व में एक स्थान बना लिया, हम संस्कृत भाषा या अपनी मातृभाषा में उसको इतना क्यों नहीं सशक्त बना पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज संचरण की आवश्यकता है कि हमें एक भाषा चाहिए। अगर हम एक भाषा की ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो दो दो तीन तीन भाषाएं, दक्षिण भारत की सोचिए आप, वो अपनी मदर टंग में जाते हैं, फिर इसके बाद अंग्रेजी में भी आते हैं, फिर अगर उत्तर भारत में उन्हें कुछ करना है तो हिंदी की ओर भी आते हैं। तो हम जो इन भाषाओं को सीखने में समय और शक्ति लगा रहे हैं, यदि वह एक मात्र भाषा में ही पूरा ज्ञान पा जाए, निश्चित रूप से उसका बहुत समय बचेगा और उसका बहुत सा ज्ञानवर्धन होगा। इस प्रकार की भी आज आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था विज्ञान संचार के विषय में कि विज्ञान केवल हार्ड साइंस नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स की कोचिंग कर ली और विज्ञान हो गया। हमारा जो सॉफ्ट साइंस है, जिसको विज्ञान को हम लोकप्रियकरण करना चाहते हैं, छोटी छोटी सी बातों को संचार कर दीजिए कि प्रदूषित पानी को हम कैसे प्रदूषण मुक्त करें। यह बहुत छोटा संचार है। और ये जो घरानों का उपक्रम है, बड़े घरानों का जो उपक्रम है, वो पानी को प्रदूषित करके, पानी को बोतल में बंद करके बेचने का उपक्रम रच रहा है, वो आरओ को बेचने का उपक्रम रच रहा है। इस प्रकार के जो कुचक्र आ रहे हैं और वो कहे जा रहे हैं कि ये विज्ञान है। दरअसल विज्ञान तो कदम कदम पर है। विशिष्ट ज्ञान हो, व्यवस्थित ज्ञान हो, विज्ञान है। और मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, छोटी छोटी सी, खान पान, आचार विचार, शुचिता, स्वच्छता की बात करते हो, भारतवर्ष के अंदर तो स्वच्छता से बहुत आगे शुचिता की बात हुआ करती थी। आज हम स्वच्छता को भूल गए हैं, और यही वजह है कि हमको हाथ धोने के कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित करना पड़ते हैं। बोले एक दिन आज हैंडवाश का दिन है। तो प्रश्न ये है कि जो हमारे मौलिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को जिनसे समाज का हित सन्निहित है, जब तक आप उनका संचरण नहीं करेंगे और उनका अनुगमन नहीं करेंगे, तब तक संचार की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता के लिए आवश्यक है कि हम वो क्षेत्र चुनें। सबसे बड़ा क्षेत्र है आज खाद्य श्रृंखला। अगर आप इस प्रकार के लैब छोटे छोटे से गांव गांव या पॉकेट में बन जाएं कि वो किस खाद्यान्न को किस प्रकार से जांच लें कि ये सही है। आज हम जैविक खेती की बात करते हैं, आज हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, लेकिन केवल बात करते हैं, और उनमें जो लोग उसे अपना रहे हैं वो दरअसल उदाहरण नहीं है, अभी वो उद्धरण हैं। उद्धरणों को लेकर के हमें उदाहरण की ओर चलना पड़ेगा। हमें ऐसा संचारित करना पड़ेगा
कि हम लोगों तक शुद्ध खाद्य श्रृंखला को उपलब्ध कराएं। जब तक हम खुद शुद्ध खाद्य श्रृंखला की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कुपोषण के शिकार होते रहेंगे, हम बीमारियों के घर बनते चले जाएंगे। अभी अगर आप थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं और देखें तो शुगर का लेवल पहले 160 था, बहुत पहले। अगर 160 आपको शुगर है तो शुगर नहीं है। घटाते घटाते ताकि मरीज ज्यादा बढ़े शुगर के, उसको 120 पे ला दिया। अभी एक आपस में फार्मा की एक, मुझे पता है, एक गोष्ठी हुई थी, आपस में डिस्कशन हुआ था, कुछ डॉक्टर्स को भी बुलाया गया था। अरे भाई इसको 100 कर दो ना, तो हमारा सेल इतना बढ़ जाएगा, हमारा टारगेट इतना हो जाएगा। ये जो कुचक्र का संचरण है वो तो अनुगमन की ओर बढ़ रहा है, और जो उपयोगिता का संचार है वो सिकुड़ रहा है। इसको फैलाने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए सुयोग्य वैज्ञानिक चाहिए, सुयोग्य प्रयोगशालाएं चाहिए, और उससे जो परिणाम निकल रहे हैं उन परिणामों को आम जन तक ले जाने की, संचार की जो एक उत्कट इच्छा होनी चाहिए, वो हम अगर पैदा करते हैं तो हम इस देश के साथ बहुत बड़ा पुण्य करेंगे। आपको हम 1975 की ओर ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर विक्रम भाई, साराभाई विक्रम, जिन्होंने देसी तकनीक से आर्यभट्ट को बनाया और सोवियत रूस के माध्यम से 1975 में उसे प्रक्षेपित किया। वो एक सूचना क्रांति थी। उसे अपलिंकिंग के माध्यम से दूरदर्शन का जो विस्तार हुआ और आज जो इतने संचार और ये सब चल गए, वो मील का पत्थर तो आर्यभट्ट है। देशी तकनीक से देशी वैज्ञानिकों ने जो उसको बना करके प्रक्षेपित किया, उसके बाद जो इनसेट की श्रृंखला चली, ये सूचना क्रांति थी 1975 में। और उस सूचना क्रांति को हम महज मनोरंजन में निकाल दें, महज अपनी विलासिता की चीजों में निकाल दें, प्रोडक्ट के विज्ञापनों में निकाल दें, ये हमारा दुर्भाग्य है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोग तैयार हों कि जो इस दिशा को मोड़ें। उपभोक्तावाद की संस्कृति, जब बाजार में लक्ष्मी की पूजा शुभ और लाभ लिखा जाता था, वो जमाना चला गया। आज बाजार राक्षसवाद की गोदी में बैठ गया है। आज उसको मानवता से कोई मतलब नहीं है, मुनाफा कमाने की कोई सीमा नहीं है। इन सब चीजों पर विचार करते हुए हमें संचार के हिसाब से, अपने जो संचार के साधन हैं उनके माध्यमों से एक जागृति लाने की आवश्यकता है। और विज्ञान संचार जागृति का जनक है। बंधुओं, बहुत सीधी सी बात है कि आज लोगों के पास बुद्धि है, समय है, पैसा नहीं है। हमें जब तक अपने बच्चों में हुनर पैदा नहीं करेंगे, एक संचार करने की आवश्यकता यह भी है। भारतवर्ष जब विश्व गुरु था तो हमारे यहां कुटीर उद्योग सबसे उन्नत थे। आजादी के बाद हमने कुटीर उद्योगों को ध्वस्त कर दिया, उसकी जगह कारपोरेट जगत आ गया। और चाहे जो सरकार हो, वो कारपोरेट की गुलाम रहेगी और कारपोरेट में गुलाम बना के रखता है। आवश्यकता इस बात की है कि हमको इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे, वही सही संचार होगा। मानवता की कल्याण के लिए, मनुष्यों के प्रगति के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए संचार की क्या आवश्यकता है, कितनी उपयोगिता है, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और अन्यथा यह सब जो कुछ भी अभी तक कार्य हुआ है, बहुत कार्य हुआ है संचार को लेकर के, अद्भुत कार्य हुआ है, उस यज्ञ को बीच में रोकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निरंतर उसके अंदर पैनापन लाने की आवश्यकता है कि वो कैसे और से और पैना हो, ताकि हम पर्यावरण के रक्षक बन सकें, ताकि हम शुद्ध खाद्य श्रृंखला लोगों तक पहुंचा सकें, हम खेतों से रासायनिक खादों को बाहर कर सकें, कीटनाशकों को बाहर कर सकें। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स, अक्सर आपको इफ्को किसान का एक कॉल सेंटर है, वो लोगों को संचारित करता रहता है, उसका संचारण अद्भुत है। हमने उनको सुझाव दिया था कि आप जिस प्रकार से ये बुलेटिन देते हैं, उस बुलेटिन को आप स्क्रिप्ट में भी, SMS के रूप में भी दें तो ये और उपयोगी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि लोग उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करें, क्योंकि इफ्को के द्वारा जो संचारण किया जा रहा है
पैदावारों के लिए, उपजों के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके संवर्धन के लिए, वो स्तुत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, वो भी बहुत स्तुत्य कार्य कर रही हैं, लेकिन इन सब पर पानी फेरने वाले भी एक संगठित गिरोह है, उसके खिलाफ संचरण करना सही विज्ञान संचारण है। केरला में जब आर्थिक आपाधापी की बात हुई तो उस समय वहां छोटी छोटी सी जो एक मेढक हुआ, और सरकार ने बड़ा विधानसभा में बताया इतना लाभ हुआ है इनके छोटे छोटे मेढकों को, पीले पीले रंग के उनको। उसके बाद 3 साल लगातार वहां की धान की फसल चौपट हो गई। जब उस पर गौर किया गया तो यह पाया गया कि जो धान में लगने वाले कीट थे, ये मेढक उन्हीं कीटों को खाते थे और उससे धान ठीक रहती था। उन कीटों की वृद्धि हो गई और उसके लिए अब कीटनाशकों का एक खर्चा बढ़ गया किसानों के ऊपर। तो कृषि की आय अगर हमें दुगनी करना है, चौगुनी करना है, पचगुनी करना है, तो पहले तो खर्चा घटाना पड़ेंगे। आज देश में महंगाई बढ़ रही है और क्रय शक्ति घट रही है। परेशानी तो यह है, विदेशों में महंगाई बढ़ती है लेकिन वहां क्रय शक्ति बढ़ती है। तो हमें क्रय शक्ति तो श्रम से और उद्योगों के और उद्यम के माध्यम से बढ़ाना पड़ेगी, और इसके लिए हमें संचरण की आवश्यकता है, समूहों की आवश्यकता है जो इस प्रकार की बातें लोगों तक भेजें और उनको प्रेरित करें। छोटे छोटे से टैबलाइट पेपर्स निकालें, क्योंकि बड़े तो सुनने वाले नहीं हैं। आपको स्वप्रयास से छोटी छोटी सी गोष्ठियां, छोटे छोटे से जागरूक आंदोलन, छोटे छोटे अपने लेवल स्तर पर आपको ये करना पड़ेगा, ताकि जो आपका प्रभाव आगे बढ़े उससे समाज को जो लाभ होगा वही सामाजिक उपयोगिता के रूप में जाना जाएगा। तो आवश्यकता सबसे बड़ी है कि हम जो 70-75 साल के हो रहे हैं, अब इस पीढ़ी से तो केवल मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा सकती है, बाकी बचपन को संभालना है। हमारा बचपन अगर बिगड़ गया तो भविष्य भी संवरने वाला नहीं है। और केवल खोखले नारों से, केवल खोखले वादों से और ये जो खोखला विकास है जो विनाश की इबारत लिख रहा है, ऐसी इबारतों को रोकने के लिए हम सबको कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। और इसके लिए वो लोग आगे आएं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने अपना हिस्सेदारी दी, सब कुछ भूल भाल के आगे बढ़े, तब जाकर के आप कोई परिणाम ला सकते हैं। संस्कृत साहित्य में एक कहा जाता है, श्लोक पढ़ा जाता है, महाजनों गताये निशपंथा। जहां होके महाजन जाएं, और महाजन का है क्या कि बहुत चीजें हैं, हमारी समझ में भी थोड़ा विकास होना चाहिए, हम सही बात को समझ पाएं। उसका एक चुटकुला भी आया उसी श्लोक का कि उसने पढ़ा श्लोक महाजनों गताये निशपंथा, और उसने देखा कि बहुत सी भीड़ कहां जा रही है, वो उसके पीछे लग गया। जाते जाते देखा अरे वो तो श्मशान में पहुंच गया। महाजन के माने भीड़ नहीं है, यहां पर महाजनों गताये निशपंथा के माने हैं कि विद्वान लोग जिस मार्ग का अनुसरण करें वह अनुगमन योग्य है। तो कहने का मतलब कि संचार कई प्रकार के हैं, आप उसका अर्थ क्या ले रहे हैं, अर्थ का अनर्थ ना करें, यह समझ भी आपके अंदर होनी चाहिए। एक हमने बहुत बचपन में कथा पढ़ी थी कि एक पंडित जी बनारस से पढ़ के आए, राजा ने उन बुला के उनकी परीक्षा ली, तो उन्होंने मुट्ठी बंद की और बोले बताइए पंडित जी आप अपना ज्योतिष से बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। उन्होंने अपना सब गणित लगाया और गणित लगाने के बाद उसमें आया कि भाई जो कुछ भी है उसमें पत्थर भी है और धातु भी है और बीच में छेद भी है। तो बोले कि आपके हाथ में चकिया का पाट है। अब वो मुट्ठी बंद किए है, उसमें चकिया का पाट कैसे आ सकता है? वो अंगूठी लिए थे, अंगूठी में नग पत्थर आ गया, उसका जो घेरा है वो धातु का हो गया, बीच में उसमें छेद हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप देख रहे हैं कि मुट्ठी में क्या है और आप कह रहे चकिया का पाट है। तो सिखाए पूत दरबारे नहीं जाते, एक ये कहावत है,
प्रसिद्ध कहावत है। इसके लिए हमें अपना जीवन खपाना पड़ता है, ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। जब आप ज्ञानार्जन करेंगे तभी आप ज्ञान का संचरण कर पाएंगे। बिना ज्ञानार्जन के आप कोई संचरण कर नहीं सकते। इसीलिए जिज्ञासा, और जिज्ञासा को शांत करने के लिए अध्ययन, और उसके बाद मनन, और मनन के बाद चिंतन के उपरांत जो आप संचरण करेंगे, लेखन करेंगे, वह समाज को दिशा देने वाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका काफ़ी समय लिया, और पुनः भाई अनिल त्रिपाठी जी को और उनके सभी सहयोगियों को साधुवाद और धन्यवाद।